गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। तुम्हें कितना प्यार करते। प्रीकैप। लिसन, मुझे तुम्हारी इस फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसे किसी फायदे के लिए नहीं पीता। इट्स जस्ट अ रूटीन जो मुझे फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ माँ। तो मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप लाओ इधर। दिल्ली जिंदल विला, शाम का वक्त। रीमा जी किचन के गेट पर खड़ी थी और हैरानी से अंदर देख रही थी। सामने आर्यमन दीवार की तरफ मुंह किए खाना खा रहा था, वो भी स्लैब पर बैठकर। रीमा जी उसकी तरफ बढ़ी और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि आर्यमन ने खाना खाते हुए ही कहा, अच्छा हुआ वापस आ गई, लो मुझे और दो। उसने खाली प्लेट पीछे की ओर की तो रीमा जी उस खाली प्लेट को देखने लगी और आर्यमन अभी भी आगे देख रहा था। रीमा जी ने 2 पल उसे घूरा पर उसकी हाथ से वो प्लेट ली और उसमें थोड़े और दाल चावल उसे दे दिए और प्लेट आर्यमन के हाथ में पकड़ा दी। वो वापस प्लेट अपने आगे लेकर बोला, अब जाओ यहाँ से, नजर मत लगाओ, जाओ। उसने अपने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट पानी पिया ही था कि पीछे से रीमा बोली, ये किस लहजे में बात कर रहे हो आर्या। और आर्यमन के मुंह से सारा पानी फव्वारे की तरह बाहर आ गया। वो एकदम से पीछे पलटा पर स्लैब पर जगह कम थी। वो गिरने को हुआ कि रीमा जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे ध्यान से, क्या कर रहे हो तुम। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन वापस पहले की तरह पैर नीचे लटका कर स्लैब पर बैठा तो रीमा जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए असमंजस में बोली, ये सब क्या है। यहाँ ऐसे उल्टे बैठकर खाना क्यों खा रहे हो, और ये किस लहजे में बात कर रहे थे, किसे समझा तुमने। उद्धरण चिन्ह। बेचारा आर्यमन, उसने गुस्से में अपने दांत पीसे पर अपनी माँ के सामने क्या ही बोलता, इसलिए कहा, माँ वो खाना गर्मा गर्म बनवाया था तो यही खाने लगा और मेघा समझकर आपको इतना बोल दिया। सॉरी। उसने अपनी नजरें फेर ली तो रीमा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, पर यहाँ ऐसे बैठकर मत खाओ, बाहर डाइनिंग टेबल पर चले जाओ। पर आर्यमन तुरंत अपनी जगह से उठा और उनके सामने खड़ा होते हुए बोला, नहीं मॉम, मेरा हो गया। वो फटाफट से वहां से चला गया और रीमा जी बस उसे देखती रह गई और अचानक उसने चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो स्माइल करते हुए बोली, तुम खुश हो आर्या। वो भी बाहर चली आई। दिन ऐसे ही बीत चुका था और रात को खाने के वक्त आर्या को छोड़कर सब थे, क्योंकि उसने पेट भर के खाना पहले ही खा लिया था तो वो आया ही नहीं। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर अर्नव ने खाने की एक बाइट लेते हुए कहा, ऑफिस में सारा इंतजाम हो गया है और आपका कैबिन भी रेडी है, कल से आप आ जाएंगी ना। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने सिर उठाकर उसे देखा और उसे आर्यमन की कही बात याद आ गई। वो अचानक से बोली, अर्नब भाई, क्या कल मैं हाफ डे से शुरू कर सकती हूँ। वो क्या है ना, सुबह डॉक्टर आएंगे तो आर्यमन के पास रुकना चाहती थी। अर्नब ने अपनी माँ की तरफ देखा जिनके चेहरे पर ही लिखा था कि हाँ वो भी यही चाहती थी। और अर्नब बोला, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी, वैसे भी आपका भाई के पास रहना भी इम्पोर्टेंट है। पनाह ने बस हाँ में सिर हिला दिया और ऐसे ही बातें करते हुए सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले आए। जब पनाह अपने कमरे में आई तो देखा, आर्यमन पहले से सो चुका था और वो भी एक पिलो को अपने साथ लेकर उसने उस पिलो पर अपना हाथ रखा हुआ था और पनाह आकर अपनी साइड बैठी। उसने ध्यान से आर्यमन को देखा जो गहरी नींद में था। पनाह की नजर अनायास ही उसके हाथ पर चली। उसने देखा, जैसा कि अर्नब ने कहा था, आर्यमन के हाथ पर निशान थे। पनाह अपनी साइड सो गई और करवट आर्यमन की तरफ ले रखी थी। वो ध्यान से चुपचाप बस आर्यमन का चेहरा देख रही थी। वो चेहरा, उस पर लगे वो काले दाग, आर्यमन का चेहरा देख पाना मुश्किल था, पर पनाह एकटक उस चेहरे को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाई, नजर न लग जाए तुम्हें। उस नजर से तुम्हें देखते हुए पलकें झपकाना भी भूल जाती। इस कदर खोकर देखते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। उसके चेहरे पर न जाने क्यों एक राहत दिखाई दे रही थी, जैसे बस सारी थकान उतर गई हो। वो लेटे लेटे आर्यमन को देखती रही और फिर ऐसे ही अचानक उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब पनाह की आंख खुली तो आर्यमन सो रहा था। पनाह ने सोते हुए भी उसका चेहरा देखा था और उठते हुए भी उसी पर नजर गई थी। वो मुस्कुराए और बोली, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, जैसे मासूम सा बच्चा। अभी उठा दो तो 2 पल नहीं लगेंगे आर्यमन जिंदल को करेला जिंदल बनते। उसने मुंह बना लिया और जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। पनाह थोड़ी ही देर में रेडी हुई और बाहर चली आई। सबसे पहले किचन में आकर रीमा, आदित्य और अर्नव के लिए चाय बनाए और आर्यमन के लिए करेले का जूस बनाया और बाहर ले आई। जब तक वो बाहर आई तो देखा रीमा और आदित्य साथ ही हॉल में आ रहे थे। उन्हें देख पनाह मुस्कुराए और मन ही मन बोली,
शादी के इतने सालों बाद भी इतना प्यार है दोनों में, हमेशा साथ ही दिखते हैं, किसी की नजर न लगे इन्हें। उसने लाकर दोनों को चाय दी और फिर अर्नव के लिए वहीं पर चाय रख दी, जो पीछे ही आ रहा था, और जूस लेकर कमरे में चली गई। कमरे में आई तो देखा आर्यमन आज पहले से उठ गया था और पैर नीचे लटकाए बेड पर बैठा गहरी सांसें ले रहा था। उसे ऐसे देख पनाह ने तुरंत वो ट्रे कॉफी टेबल पर रखी और आर्यमन की तरफ जाते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक है ना आप? उद्धरण चिन्ह। पर उसके छूने से पहले ही आर्यमन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो पनाह के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने अपने हाथ पीछे ले लिए और आर्यमन खुद ही अपनी जगह से उठते हुए बोला, कुछ नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं ना, थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी। पनाह ने अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहा, हम ओवर एक्टिंग क्यों? उद्धरण चिन्ह। तो आर्यमन उसकी तरफ मुड़कर बोला, ताकि उनका भी पेट भरता रहे और बाल बच्चे पलते रहे। वो बाथरूम में चला गया और पनाह ऊपर की तरफ चेहरा करके बुदबुदाई, क्या मतलब हुआ? ओवर एक्टिंग से डॉक्टर के बच्चों का पेट भरा? कैसे भरेगा? वो ये कर ही रही थी और आर्यमन ने बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोला और अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए बोला, सोचना बंद करो, बेवकूफ हो तुम, कुछ समझ नहीं आने वाला। पनाह एकदम से सकपका गई और उसकी तरफ देखा, पर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। बेचारी पनाह, वो मुंह बनाते हुए बोली, करेला कहीं का। वो कुछ देर रुकी और आर्यमन भी फ्रेश होकर आ गया, पर वो जैसे ही ग्लास उठाने को हुआ कि उससे पहले ही पनाह ने ग्लास उठा लिया। आर्यमन ने पनाह की तरफ देखा तो वो अपना दूसरा हाथ ऊपर करके अपनी उंगली आर्यमन को दिखाते हुए बोली, पहली बात, इसे एक एक घूंट भर के पीना होता है। फिर दूसरी उंगली दिखाते हुए बोली, दूसरा, इसे बैठकर आराम से पीना होता है। और फिर तीसरी उंगली दिखाते हुए बोली, और तीसरी बात, आगे की दो चीजें नहीं की तो इसे पीने का कोई मतलब नहीं है। इसके फायदे तब होंगे जब आगे के दो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। आर्यमन ने उसे देखकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और इरिटेट होते हुए देखकर बोला, लिसन, मुझे तुम्हारी इस फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसे किसी फायदे के लिए नहीं पीता, इट्स जस्ट अ रूटीन जो मुझे फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ माँ। तो मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप लाओ इधर। वो जैसे ही जूस का ग्लास पनाह के हाथ से लेने के लिए लपका कि पनाह ने हाथ और थोड़ा पीछे कर लिया। आर्यमन ने उसे घूरकर देखा तो वो बोली, टीचर नहीं बन रही, बीवी हूँ और वही कर रही हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है। आर्यमन उसे बिना किसी भाव के घूर रहा था और पनाह फिर से बोली, जितनी जिद करेंगे उतना ज्यादा वक्त जाएगा, इससे अच्छा आप इसे आराम से पी लीजिए, आपका और मेरा दोनों का वक्त बच जाएगा। आर्यमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अगर जूस का ग्लास टूटा या कमरे से आवाज बाहर आई तो उसके माँ बाप कमरे में जरूर आ जाएंगे, और आर्यमन नहीं चाहता था कि पनाह और उसके बीच जो रिश्ता है इसकी भनक किसी को भी लगे। वो चिढ़ते हुए ही सही पर चुपचाप बेड पर बैठ गया, तो पनाह के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जाकर आर्यमन को वो जूस का ग्लास दिया और इशारा करते हुए बोली, एक एक घूंट। आर्यमन ने उसे आंखें दिखाए और जूस पीने लगा, तो पनाह ने जल्दी से नजरें फेर ली। बेचारा आर्यमन, जूस कड़वा तो बहुत था पर क्या करता। उसने जल्दी जल्दी ही सही पर एक एक घूंट में जूस खत्म किया और पनाह को ग्लास वापस पकड़ा कर अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोला, कितना कड़वा है ये। और पनाह ग्लास वापस ट्रे में ले जाकर रखते हुए बुदबुदाए, आपसे कम ही है। वो ट्रे लेकर वहां से जाते हुए बोली, आप रेडी हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। वो ये बोल वहां से चली गई और आर्यमन उसे देखकर खुद में ही बुदबुदाया, एक ही रात में इतनी हिम्मत कहाँ से आए इसमें कि मुझसे आर्यमन जिंदल से अपनी बात मनवा रही है। इसे तो मैं बताता हूँ। यहाँ पनाह बाहर आए और मन ही मन सोच रही थी, जब ख्याल रखना ही है तो अच्छे से क्यों ना रखूं। आप तो अपनी बीमारी की वजह से चिड़चिड़े हैं, मैं थोड़ी ना हूँ, और सजा दे भी देंगे तो क्या होगी। वो पनाह कुछ सोचते सोचते रुक गई। आर्यमन ने आज तक उसके साथ बेड पर क्या किया है उसे याद आ गया, पर फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, वो तो वैसे ही मुझे करना ही पड़ता। यकीनन मेरी इजाजत भी जरूरी होती, पर क्या कर सकती हूँ। हर रोज की मार और तानों से तो अच्छा ही है कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रही हूँ। पनाह के चेहरे पर दर्द था, पर फिर भी वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था जिस हालत में वो थी, या शायद आर्यमन और अपने रिश्ते को। यहाँ दूसरी तरफ आर्यमन भी उठा और रेडी होने लगा। करीब आधे घंटे बाद वो नहाकर रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आया तो देखा सब रेडी हो चुके थे और खाने की टेबल पर उसी का इंतजार कर रहे थे। आर्यमन जाकर अपनी चेयर पर बैठा और सबको ग्रीट किया। पनाह उस वक्त सबको नाश्ता परोस रही थी और अर्नव ने कहा, भाभी, ड्राइवर को बोल दिया है, वो आपको 12 बजे तक ऑफिस ले आएगा, आप आराम से यहाँ का सारा काम खत्म करके आ जाना, ओके। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने बस हाँ में सिर हिला दिया और आर्यमन के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो एकदम से बोला, ये तुम्हारे साथ नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने अपना नाश्ता करते हुए हिना में सिर हिलाकर कहा,
नहीं भाई, वो भाभी ने कहा कि जब डॉक्टर आए तब वो आपके पास रुकना चाहती है, इसलिए वो हाफ डे के बाद आएंगी। उसकी बात सुन आर्यमन के चेहरे के भाव बदल गए और पनाह उसे देख बस मुस्कुराई। वो मन ही मन बोली, कैसा लगा मिस्टर करेला जिंदल को ये झटका। आर्यमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसने कुछ और सोचा था और पनाह ने कुछ और कर दिया। वहां पनाह मन ही मन सोच रही थी, इतने सालों तक घर के काम और अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है मैंने, और अब भी ये काम आराम से कर सकती हूँ। क्या चाहता है आर्यमन? प्री कैप। याद रखना मिसेज जिंदल, तुम आर्यमन जिंदल की बीवी सिर्फ इस घर तक हो। इस घर के बाहर तुम्हारा मुझसे ना कोई लेना देना है ना कोई वास्ता। इस घर से बाहर सिर्फ पनाह खुराना हो तुम। सो याद रहे कि अगर किसी को भनक भी लगी कि तुम मेरी बीवी हो, तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। दिल्ली, जिंदल विला। सुबह का वक्त। अर्नव ऑफिस जा चुका था, आदित्य भी उसके साथ ही चले गए थे। घर पर बस आर्यमन, रीमा और पनाह थे, और डॉक्टर भी आ चुके थे। यहाँ आर्यमन के कमरे के अंदर आर्यमन के हाथ में ड्रिप लगी थी और उसे बल्ब दिया जा रहा था। पास में ही स्टैंड पर 1 यूनिट ब्लड की बोतल पाउच थी, जो खत्म होने वाली थी। आर्यमन के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और डॉक्टर उसका चेकअप कर चुके थे। वो अपने नोट में कुछ लिखते हुए ही बोल रहे थे, आज फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शरीर के बदलाव बता रहे हैं कि दवाइयां टाइम पर नहीं ली है। जान सकता हूँ क्यों? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन आर्यमन ने उन्हें घूरा, पर डॉक्टर भी उन्हें वैसे ही घूर रहे थे। और उन दोनों को ऐसे देख आखिरकार पनाह ही बीच में बोली, पर डॉक्टर, आर्यमन तो टाइम पर दवाई लेते हैं। मैंने खुद देखा है उन्हें दवाई लेते, फिर कैसे? उसकी बात सुन डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अभी अभी इसकी लाइफ में आए हो, जानती नहीं हो ये कितना चालाक है। ये दवाइयां लेता तो है बट जस्ट पेन किलर्स, जिसकी वजह से इसके शरीर में हो रहे दर्द इसे महसूस ना हो, बट पूरी दवाइयां जो इसे टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, इसने नहीं ली है। बीपी लो है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और शरीर में बस थकान और बुखार है। बताओ कौन सी दवाइयां ली इसने? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर तो पनाह कुछ बोल ही नहीं पाए। उसे लगा नहीं था आर्यमन ऐसा कुछ करता होगा। वो आर्यमन को देखने लगी पर वो सिर्फ सीलिंग को घूर रहा था। ऑक्सीजन मास्क की वजह से उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, पर शायद वो गुस्से में था। और उसे ऐसे देख रीमा ने कहा, आर्या, गुस्सा हमें होना चाहिए तुम पर इस लापरवाही की वजह से। तुम किस बात से मुंह फुलाए बैठे हो, बताओ तो जरा। पर वो कुछ भी नहीं बोला और डॉक्टर ने वो नोट जो उन्होंने लिखा था, वो पनाह को देते हुए कहा, ये इसकी दवाइयां लिखी है मैंने, कौन से टाइम पर देनी है, प्लीज तुम इसे टाइम पर ये दवाइयां देना। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने उस नोट को देखते हुए बस हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वापस आर्यमन की तरफ मुड़ते हुए बोले, और तुम ख्याल रखो जरा अपना, वरना बच्चे का मुंह देखने से पहले ही निकल लोगे। वो जैसे बोले, ये बस मजाक था। पर उनकी बात सुनकर पनाह को जैसे अच्छा ना लगा हो। उसने आर्यमन की तरफ देखा, तो वो अपना मास्क हटाकर डॉक्टर को देखते हुए ही बोला, और आप जरा लगाम रखिए जुबान पर, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे आपके। आर्यमन ने ये सरकास्टिक वे में कहा था, पर उसकी बात सुनकर रीमा ने उसे घूरते हुए कहा, आर्या चुप। आर्यमन ने मुंह बना लिया तो डॉक्टर हंस दिए और आर्यमन के हाथ से ड्रिप निकाल कर वहां पट्टी करते हुए बोले, कोई बात नहीं बहन जी, हमारा चलता ही रहता है, आप बुरा मत मानिए। चलिए मैं चलता हूँ, इस पागल का ख्याल रखिएगा। रीमा जी ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर चली गई। और अब वहां बस पनाह और आर्यमन थे। पनाह ने उस नोट को देखते हुए एक बार फिर आर्यमन की तरफ देखा और परेशान लहजे में बोली, दवाइयां क्यों नहीं ली आपने? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और एक बार फिर से अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोला, ताकि तुम्हें ये एहसास रहे कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और जानती हो क्या, मैंने ना लिख कर रखा है कि मेरी मौत के बाद मेरी बीवी दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर उसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो हमेशा मेरी विधवा बनकर रहना पड़ेगा। वो जैसे ये बात बोल रहा था, लग रहा था मानो मजाक ही कर रहा हो, पर पनाह के दिल पर लग रही थी आर्यमन की ये बातें। पनाह ने एक गहरी सांस छोड़ी और आर्यमन के मुंह पर वो मास्क वापस लगाते हुए बोली, गलत लिखा है आपने। लिखे, अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी को भी मेरे पीछे मरना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वो ये बोल वहां से जाने को पलटी कि आर्यमन ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली। पनाह ने मुड़कर देखा तो वो बोला, और तुम मर जाओगी मेरे पीछे? उद्धरण चिन्ह। पनाह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस आर्यमन के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाए और चुपचाप वहां से चली गई। आर्यमन बस उसे जाता देखता रहा। दूसरी तरफ आज एम्पायर में अर्नव मीटिंग रूम में था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वो 12 बजे आएंगी, आप सब उनसे मिल लीजिएगा। सारे एम्प्लॉयज ने हाँ में सिर हिला दिया और अर्नव वक्त देखते हुए बोला, अभी तो बस 10 बजे है, भाभी काम कर रही होंगी।
और उसका बोलना सही भी था। यहाँ जिंदल विला में पनाह आर्यमन के लिए लंच रेडी कर रही थी, क्योंकि एक वही घर पर था, बाकी रीमा जी भी ऑफिस जा रही थी। पनाह ने जल्दी जल्दी आर्यमन के लिए खाना बना दिया और फिर खुद वापस कमरे में चली आई रेडी होने। उसने देखा आर्यमन बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। वो सीधा क्लोजेट में चली गई और कुछ देर में साड़ी पहनकर बाहर आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो काफी प्यारी लग रही थी। पर जैसे ही आर्यमन की नजर उस पर गई, उसकी आंखें छोटी हो गई। वो अपनी जगह से उठा और पनाह की तरफ चला आया। और पनाह जो आर्यमन से अनजान बस अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी कि आर्यमन ने आकर एकदम से उसका आर्म पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। पनाह एक पल को तो डर ही गई, ये इतनी अचानक जो हुआ था। उसने हैरानी से आंखें बड़ी करके आर्यमन को देखा, पर आर्यमन ने बिना उस पर ध्यान दिए उसकी साड़ी का पल्लू लेकर जमीन पर फेंक दिया और हाथ पीछे करते हुए उसके ब्लाउज की डोरियां भी खोल दी। पनाह की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। आंखों में बस आंसू उतरे ही थे। वो जैसे ही अपने सीने पर हाथ रखने को हुई कि आर्यमन ने कसके उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, या तो तुम इसे उतार कर आओ या मैं इसे उतार कर फेंक रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पनाह आंखों में सवाल, दर्द और परेशानी लिए उसे देख रही थी और आर्यमन ने उसे घूरते हुए कहा, पढ़ी लिखी गंवार हो तुम, ऐसे ऑफिस जाओगी तुम, ये साड़ी और ये। उद्धरण चिन्ह। वो उसके हाथों में पहनी चूड़ियों को दिखाते हुए बोला, ये चूड़ियां पहनकर। उद्धरण चिन्ह। पनाह की आंखों से अब आंसू निकल ही आए। उसे समझ नहीं आ रहा था साड़ी में प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो साड़ी पहनकर ऑफिस नहीं जा सकती। और आर्यमन भी जैसे समझ गया हो। उसने एकदम से पनाह का हाथ छोड़ा और खुद क्लोजेट में चला गया। पनाह हैरानी से बस दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू वापस लेकर कंधे पर डाला और वापस दरवाजे की तरफ देखा, तो सामने से आर्यमन कपड़े लेकर आ रहा था। उसने आकर वो कपड़े सीधा पनाह के मुंह पर मारते हुए कहा, ये पहनोगी तुम और एक लड़की बनकर ऑफिस जाओगी, ना कि ये साड़ी और चूड़ियां पहनकर। वो एकदम से पनाह के करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, याद रखना मिसेज जिंदल, तुम आर्यमन जिंदल की बीवी सिर्फ इस घर तक हो। इस घर के बाहर तुम्हारा मुझसे ना कोई लेना देना है ना कोई वास्ता। इस घर से बाहर सिर्फ पनाह खुराना हो तुम। सो याद रहे कि अगर किसी को भनक भी लगी कि तुम मेरी बीवी हो, तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। पनाह डरी नजरों से उसे देखने लगी। क्या मतलब था उसका कि वो किसी को नहीं बता सकती कि वो शादीशुदा है। पनाह की आंखों में आंसू थे, चेहरा लगभग भीग ही गया था और आंखों में कई सवाल लिए वो आर्यमन को देख रही थी। पर जवाब कहाँ मिलने वाले थे उसे। आर्यमन गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चला गया और जाते जाते बोलकर गया, याद रहे, सिर्फ पनाह खुराना। वो चला गया और पनाह बस वही बुत बनी खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी। उसने वो कपड़े देखे, ये एक सिंपल सा अनारकली सूट था। पनाह ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेते हुए उन कपड़ों को लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस आए और खुद को आईने में देखा। हाँ, ये अनारकली सूट तो काफी खूबसूरत लग रहा था, पर आंखों में अब भी आंसू थे और चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। पनाह ने ऐसे ही बस बाल बनाए और अपना झोले जैसा बैग लेकर बाहर चली आई। और आर्यमन जो हॉल में ही सोफा पर बैठा था, उसने जैसे ही पनाह को देखा बिना किसी भाव के बोला, इधर आओ। पनाह जानती थी वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। और आर्यमन खड़ा होकर उसके सामने आया और उसकी मांग में लगा वो थोड़ा सा सिंदूर अपने अंगूठे से मिटाते हुए बोला, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने सिर उठाकर उसे देखा, पूछना चाहती थी कि क्यों, पर जानती थी आर्यमन जवाब नहीं देने वाला, इसलिए चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चल दी। बाहर ही ड्राइवर खड़ा था, जिसे शायद आर्यमन पहले ही सब समझा चुका था। उसने पनाह के लिए दरवाजा खोला और उसे लेकर वहां से चला गया। उसे जाते देख आर्यमन के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई और वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, ठीक 12 बजे तुम ऑफिस पहुंचोगी और 12:50 पर वापस ऑफिस से निकल जाओगी। एंड योर बैड टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसने अपने होठों के कोनों को एक और मोड़ा। वो सोफे पर आराम से सिर टेक कर बैठ गया और ऊपर की तरफ चेहरा करके कुछ लाइंस गुनगुने लगा, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते, एक बार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। और वो अचानक हंसने लगा। ये सब देखकर वो किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। तो क्यों आर्यमन चाहता है पनाह और अपनी शादी को छुपा कर रखना? क्या चल रहा है पनाह के दिल में? 2 घंटियों में फोन उठना चाहिए। प्री कैप, ओह माय गॉड, इसका मतलब आप मेरे भाई को, मेरे खडूस, अकड़ू और पता नहीं क्या क्या भाई को करेला बोलती हो। वाह, हमारी बड़ी जमेगी, ताली दो।
दिल्ली। आज एम्पायर। पनाह की गाड़ी जैसे ही आज एम्पायर के मैंने गेट में दाखिल हुई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो गाड़ी से बाहर सिर निकालकर हर तरफ देखने लगी। उसके कॉलेज कैंपस से भी बड़ी थी ये जगह, कई सारी बिल्डिंग्स, बड़ा सा यार्ड और सब कुछ बेहद खूबसूरत था। पनाह चारों तरफ देख रही थी और कार आज एम्पायर की मेन बिल्डिंग के पहुंच में आकर रुकी। पनाह कार से उतरी और वहां से पार्किंग की और चल दी। पनाह उस पूरी बिल्डिंग को अच्छे से देख रही थी। ऐसी इतनी बड़ी जगह के नाम पर वो बस अपने कॉलेज ही गई थी, पर ये तो उससे भी बड़ा था। वो धीमे कदमों से अंदर आई कि सामने से अर्नव आता दिखा, जिसके पीछे बाकी का स्टाफ था। पनाह उसे देख मुस्कुराए और अर्नव ने उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, वेलकम सीईओ सन यूपीए। पनाह उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और अर्नव सबकी तरफ देखते हुए बोला, मीट मिसेज। पर वो आगे बोलता उससे पहले ही पनाह बीच में बोल गई, मिस पनाह खुराना। सब उसका नाम सुनकर उससे हाथ मिलाने लगे, अपना नाम बताने लगे, उसे वेलकम करने लगे और अर्नव उन सबसे पीछे रह गया। वो हैरानी से पनाह को देख रहा था और पनाह बेचारगी से। इतने में किसी की आवाज आई, पनाह। अर्नव और पनाह और बाकी सबने उस तरफ देखा तो ये सिद्धि थी। पनाह उसे देख मुस्कुराए और सिद्धि उसके पास चली आई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सिद्धि ने कहा, वेलकम पनाह। पनाह उससे अलग हुई पर कुछ भी बोलने से पहले अर्नव की तरफ देखा और बोली, थैंक यू सो मच, आप सबने मेरा इतना इंतजार किया। अर्नव, क्या आप मुझे ये जगह दिखा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सबने अर्नव की तरफ देखा और फिर पनाह को। पनाह को समझ नहीं आया ये क्या हुआ और उसे ऐसे देख सिद्धि ने कहा, पनाह, ये इस कंपनी के एमडी है। जैसे ही पनाह ने ये सुना उसने जल्दी से अर्नव की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई कि अर्नव ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने इन्हें अपने बारे में बताया ही नहीं। आप सब अपना काम कीजिए जाए। सब वहां से चले गए और अब वहां बस पनाह, सिद्धि और अर्नव थे। अर्नव पनाह के पास आया और सिद्धि की तरफ देखकर बोला, तो कैसा लगा सरप्राइज? सिद्धि ने उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, फाइल में नाम चेक किया था मैंने, आप अपने कैबिन में भूल गए थे ना सर? तो सरप्राइज नहीं रहा ये, पर ठीक है, खुश हूं मैं। उसने पनाह की तरफ देखा और अर्नव का मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, जाओ जाकर मेरा शेड्यूल बनाओ। और वो पनाह को लेकर वहां से जाते हुए बोला, चलिए आपको ये जगह थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ और थोड़े बहुत लोगों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ जानने में तो आपको महीना लग जाएगा। वो पनाह को लेकर वहां से चल दिया और उसे सब समझाने लगा। सिद्धि वहां से निकलकर सीधा अपने कैबिन में चली आई थी। उसने वहां आते ही सबसे पहले लहा रखी फाइल सीधा जमीन पर गिरा दी और अपना सिर पकड़े यहाँ वहां घूमने लगी। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। सिद्धि के दोनों हाथ कमर पर थे और वो लगभग अपने दांत पीसते हुए बोली, गलत किया है तुमने अर्नव, गलत किया है। पनाह को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसे मेरा कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए था तुम्हें। वो यहाँ की मिल्किन बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पनाह यहाँ काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। सिद्धि गुस्से में अपना ही सामान यहाँ से वहां फेंक रही थी। यहाँ दूसरी तरफ साथ चलते चलते ही अर्नव के दिमाग में कुछ आया तो वो पनाह बोला, अच्छा भाभी, आपने वहां अंदर सबके सामने अपना नाम पनाह खुराना क्यों बताया? वो भी मिस क्यों? उद्धरण चिन्ह। और पनाह उसके साथ चलते हुए ही मुंह बनाकर बोली, ये सब आपके उस करेला जिंदल की वजह से हुआ है। वो गुस्से गुस्से में बोल गई तो अर्नव की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। पनाह को जैसे ही एहसास हुआ उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अर्नव की तरफ देखा, पर वो तो खुशी से आंखें बड़ी किए हुए बोला, ओह माय गॉड, इसका मतलब आप मेरे भाई को, मेरे खडूस अकड़ू और पता नहीं क्या क्या भाई को करेला बोलती हो। वाह, हमारी बड़ी जमेगी, ताली दो। उसने खुश होते हुए अपना हाथ आगे किया। बेचारी पनाह, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अर्नव को ताली दी और असमंजस में हैरान सी बोली, आपको बुरा नहीं लगा? मैंने आपके भाई को करेला बोला। उद्धरण चिन्ह। अर्नव उसकी बात सुन हंस दिया और बोला, भाभी, भाई के साथ आप रहती कैसे हो यही समझ नहीं आता। बहुत अकड़ू है, पर आप ही अपनी भड़ास हमारी तरह उन्हें नए नए नाम देकर निकाल ही लेती हो। ये जानकर खुशी हुई। वो हंस दिया तो उसकी बात सुनकर पनाह को भी हंसी आ गई। और अब जाकर अर्नव बोला, बट भाभी, ये आपके करेला जिंदल, आई मीन भाई ने क्या कहा? आपने नाम क्यों गलत बताया वहां सबको? पनाह को जो भी कुछ घर पर हुआ वो याद आ गया और वो उदास लहजे में बोली, वो नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि मैं उनकी वाइफ हूँ। अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए साफ मना किया है किसी को भी बताने से। और यहाँ सारे डॉक्यूमेंट भी शादी से पहले वाले ही है, तो सोचा पनाह खुराना ही सही है। उसकी बात सुन अर्नव ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो ये भी एक तरह से सही ही है।
अगर किसी को पता चलता कि आप आर्यमन जिंदल की बीवी हो तो कई बातें बनाने लगते, बट अब आप पनाह खुराना के नाम से सेफ हो, और इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं आपका सीनियर हूँ मिस पनाह। उसकी बात सुन पनाह मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ जगह और कुछ लोगों से मिलवाने के बाद अर्नब उसे अपने डेस्क के सामने लाते हुए बोला, देखिए मिस पनाह, ये आपकी डेस्क है, भाई के कैबिन के बिल्कुल सामने है, पर वो आते नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, करेला जिंदल का डर नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। वो हंस दिया। पनाह ने अपना डेस्क देखा और फिर बोली, और काम? अर्नब ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, वही जो आपको बोला था, उसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन बनाना आता है ना? पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे आता है। दी के लिए बहुत बार बनाए हैं, जब उनका काम ज्यादा होता था। अर्नब एक बार फिर खुश होते हुए बोला, चलिए तो फिर कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन आप ही बनाइएगा, हम भी तो देखें आप कैसे काम करती है। पनाह ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाया तो अर्नब बोला, आप बैठिए, मैं वो फाइल ले आता हूँ जिसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। ओके। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया और जैसे ही चेयर पर बैठी कि उसका फोन बजा। उसने इधर उधर देखा, ये फोन की आवाज, और अचानक उसे एहसास हुआ कि फोन उसके बैग से बज रहा है। पनाह ने तुरंत अपना बैग चेक किया तो सच में फोन उसी के बैग में था। पनाह ने बाहर निकाल कर देखा, ये एकदम न्यू आईफोन था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और इतने में फोन फिर बजा। पनाह ने नाम देखा तो कॉलर आईडी पर आज लिखा हुआ था। पनाह ने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा, देखिए मैंने आपका फोन नहीं लिया, गलती से मेरे पास आ गया है, मैं घर आकर आपको लौटा दूंगी। पनाह को लगा ये आर्यमन का फोन है जो शायद वो बैग में रख बैठी, वरना उसके पास तो फोन था ही कहाँ। हमेशा घर में ये कहकर उसे टालते गए कि वो छोटी है, उसे क्या जरूरत फोन की। पर यहाँ सामने से जब आर्यमन ने पनाह की बात सुनी तो बोला, ये फोन गलती से तुम्हारे बैग में नहीं आया है, इसे डाला गया है ताकि मुझे जब भी बात करनी हो मैं सीधा तुम्हें फोन लगाऊं। पनाह ने हैरानी से उस फोन को अपने सामने किया और फिर वापस कान पर लगाते हुए बोली, ये मेरा फोन है। और सामने से आर्यमन वैसे ही बोला, हाँ बिल्कुल, और अब से याद रहे, पहली 2 रिंग में फोन रिसीव हो जाना चाहिए, वरना मैं ऑफिस में आकर तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। और इधर से आर्यमन ने कहा, घर आओ। जैसे ही पनाह ने ये सुना उसने टाइम देखा, वो अजीब भाव लिए बोली, पर अभी तो बस 12:30 ही हो रहे हैं, मुझे यहाँ आए आधा घंटा ही हुआ है। और वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आर्यमन सख्त आवाज में बोला, मैंने कहा घर आओ, और इसका सीधा सा जवाब है ओके, इसलिए सवाल जवाब बंद करो और चुपचाप घर आओ, काम है मुझे। बेचारी पनाह, वो कुछ और बोलती कि उससे पहले ही आर्यमन ने फोन रख दिया। पनाह ने तुरंत अपना बैग उठाया, जानती थी आर्यमन का गुस्सा कितना खतरनाक है, 2-3 बार तो झेल भी चुकी थी, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया कि इतने में अर्नब भी वहीं आ गया। उसके हाथ में फाइल थी। वो पनाह को इतनी हड़बड़ी में देखकर बोला, भाभी, आई मीन मिस पनाह, आप कहीं जा रही है? उद्धरण चिन्ह। पनाह ने उदासी के साथ उसे देखा और बोली, वो आर्यमन का फोन आया था, उन्हें कुछ काम है तो घर बुलाया है, सो मुझे जाना पड़ेगा। सो सॉरी अर्नब भाई। उसकी बात सुन अर्नब ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जाए, मैं ये काम किसी और को दे दूंगा। वो फाइल ले जाने को हुआ कि पनाह ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, कोई बात नहीं अर्नब भाई, ये काम मैं घर पर ही कर लूंगी, आपको कल प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, पक्का। अर्नब उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और पनाह वहां से निकल गई। उसे जाता देख अर्नब खुद में ही बुदबुदाया, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए भाभी, बट मुझे पूरा यकीन है, आप खुद को भी संभाल लोगी और अपने करेला जिंदल को भी संभाल लोगी। उसके चेहरे पर अनायास ही स्माइल आ गई और वो वहां से अपने कैबिन की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद अर्नब अपने कैबिन में आया और इंटरकॉम से सिद्धि को बुलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। अर्नब ने 3-4 बार ये ट्राई किया पर सिद्धि ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो अर्नब खुद ही उठकर उसके कैबिन की तरफ चला आया। पर यहाँ आकर देखा तो सिद्धि कैबिन के अंदर अपना सिर पकड़े बैठी थी। कुछ फाइल्स जमीन पर गिरी हुई थी। उसे ऐसे देख अर्नब ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धि क्या हुआ? पर वो रुक गया जब देखा दरवाजा अंदर से बंद था। अर्नब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए बोला, सिद्धि, सिद्धि दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो ना तुम? पर सिद्धि, वो अब भी अपना सिर झुकाए बैठी थी। ऐसा नहीं था कि अर्नब की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही थी, पर वो अर्नब से बात ही नहीं करना चाहती थी। वो इसे ही सिर झुकाए मन ही मन बोली, मुझसे आगे निकलने की कोशिश की है ना तुमने अर्नब? बिना मुझसे पूछे पनाह को ऑफिस ले आए, सजा तो तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगा ना। अर्नब काफी देर दरवाजे के पास ही रहा, उसे अपनी गलती पूछता रहा पर सिद्धि दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं थी।
और आखिरकार अर्नब बोला, सिद्धि तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। सिद्धि ने अब जाकर सिर उठाकर उसे देखा और गुस्से में जाकर दरवाजा खोल दिया। अर्नब ने सीधा उसे गले लगा लिया और बोला, क्या हो गया है? क्यों ऐसे बंद कर रखा है तुमने खुद को? बोलो। सिद्धि ने उसकी बात सुन उसे एकदम से खुद से दूर करते हुए बोली, अर्नब मेरा एक्सपीरियंस मैटर करता है तुम्हारे लिए। मेरी समझ, मेरी अक्ल, कुछ भी मैटर करता है तुम्हारे लिए। आर्वन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और प्यार से बोला, सिद्धि मेरे लिए तुम्हारी हर चीज मैटर करती है, पर तुम ऐसे क्यों? उद्धरण चिन्ह। वो बैल ही रहा था और सिद्धि बोली, तो एक बार कम से कम मुझसे पूछ ही लेते कि पनाह ये जॉब कर पाएगी या नहीं। अर्नब मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसके साथ रही हूँ। उसकी कमजोरी उसकी ताकत मुझे सब पता है। और मैं जानती हूँ पनाह ये जॉब नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे पहले पूछ लेते तो मैं सीधा मना ही कर देती, पर नहीं। तुमने उसे जॉब पर रखा है, वो भी सीईओ के पीए की जॉब। जानते हो ना कितनी जिम्मेदारी का काम है। तुम्हें सच में लगता है वो संभाल लेगी ये सब? अर्नब अब क्या ही बेलता। वो चुपचाप सिद्धि को देखने लगा और सिद्धि बोली, तुम अब बैठकर उसे काम ही समझाते रहना, क्योंकि उसका ये जॉब करना कितना मुश्किल है मैं जानती हूँ। और वो वहां से चली गई। यहाँ जिंदल विला में आर्यमन आराम से हॉल के सोफा पर बैठा था और अपने हाथ में ग्रेप्स का कटोरा लिए उनमें से ग्रेप्स खा रहा था। और न जाने अपनी कौन सी सोच पर खुद ही मुस्कुरा दिया और बोला, कितना मजा आएगा ना जब सब तुम्हें अनप्रोफेशनल कहेंगे। उन्हें लगेगा तुम्हारा काम में ध्यान ही नहीं है। तुम तो हमेशा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में लगी रहती हो। फिर जॉब, वो तो खुद ही छूट जाएगी। उद्धरण चिन्ह। और यहाँ गाड़ी में बैठी पनाह मन ही मन सोच रही थी, मैं जानती हूँ आर्यमन, आप ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, खुद भी अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी और आपको भी वापस अपने पैरों पर खड़ा करूंगी। और देखिएगा, आप खुद इसमें मेरा साथ भी देंगे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसका फैसला अटल है। शायद वो अब पीछे ना हटे। क्या करेगी पनाह? कैसे संभालेंगी पनाह अपनी दोहरी जिंदगी? क्या आर्यमन कभी समझ आएगा पनाह को, या बढ़ाएगा उसके रास्ते की मुश्किलें? यू विल गेट फ्रीडम आफ्टर माई डेथ। फ्री कैप। और इस लापरवाह लड़की को इतने बड़े प्रोजेक्ट की फाइल सौंप दी उस गधे ने। आर्यमन ने अपना लैपटॉप उठाया और उसे पनाह को देते हुए बोला, लो इसमें कर लेना। दिल्ली जिंदल विला। पनाह अंदर आई तो देखा आर्यमन अब भी वही सोफा पर बैठा था। वो हैरान थी कि पिछले 1 घंटे से आर्यमन यही है। वो जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, आर्यमन। आर्यमन ने उसकी आवाज सुनकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, ओह तुम आ गई। अच्छा हुआ जल्दी आ गई। जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। पनाह ने उसे हैरानी से देखा और बोली, पर आपका लंच तो मैं बना कर गई थी। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यमन ने कहा, हाँ तुम करेले की सब्जी बनाकर गई थी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और अब तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए तुम ही बनाओगी। बेचारी पनाह, उसने थकी आंखों से आर्यमन को देखा और पूछा, और आपने मुझे खाना बनाने के लिए घर बुलाया है? आर्यमन ने उसे देखकर स्मर्क करते हुए कहा, और भी काम है वाइफ से हस्बैंड के, पहले खाना तो बना लो। पनाह समझ गई, आर्यमन उसे वापस ऑफिस नहीं जाने देना चाहता। पनाह ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना बैग वहीं पर रखकर सीधा किचन में चली गई। और उसे जाते देख आर्यमन मन ही मन बोला, लेट मी चेक, तुमने क्या क्या किया और क्या क्या सीखा? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने अपने पास पड़ा लैपटॉप उठाया और उसमें आज एम्पायर की मेन बिल्डिंग की फुटेज देखने लगा। अर्नब जो पनाह को ऑफिस दिखा रहा था, सिद्धि का आकर पनाह को मिलना, सबका उससे हाथ मिलाकर उसका वेलकम करना, आर्यमन सब देख रहा था। और फिर उसने वो देखा जिसमें अर्नब ने पनाह को वो फाइल दी थी। आर्यमन की आंखें छोटी हो गई। वो खुद में ही बुदबुदाया, ये तो ब्लेक बैग की मेन फाइल है। अर्नब ने पनाह को पहले ही दिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की फाइल कैसे सौंप दी? क्या कर रहा है ये बेवकूफ लड़का? आर्यमन उस फुटेज को देख रहा था। और फिर पनाह वहां से घर के लिए चली आई। उसने आधे घंटे की पूरी फुटेज आधे घंटे तक बिना स्किप किए देखी। और जैसे ही लैपटॉप बंद किया कि पनाह पर नजर चली गई जो किचन से आ रही थी। एक पल को तो आर्यमन बस उसे देखता ही रह गया। बालों को हेयर क्लिप से ऊपर लगा रखे थे, जिनसे कुछ लंठें नीचे आ रही थी और झूलते हुए उसके चेहरे को चुम रही थी। दुपट्टे को एक साइड कंधे से लेकर दूसरी तरफ कमर तक नोट टाई कर रखा था और चेहरा हल्के पसीने से भीगा हुआ था। वो पनाह को बस देखने में बिजी था और पनाह ने लाकर उसके सामने कॉफी टेबल पर खाना रखते हुए कहा, गोभी की सब्जी है, प्लीज बिना कोई बहाना बनाए खा लीजिए। आर्यमन एकदम से होश में आया। उसने पनाह को घूरा और बोला, बहाने नहीं बना रहा, नहीं भाएगा तो मना ही करूंगा। वो चुपचाप खाने की तरफ देखने लगा और पनाह अपना बैग लेकर वहां से जाते हुए बोली, आप शुरू कीजिए,
मैं अभी आई। वो वहां से चली गई और आर्यमन ने खाना शुरू किया। सच में पनाह की हर बात से उसे दिक्कत हो सकती थी, पर उसकी कुकिंग स्किल्स, नो डाउट वो बेहद लजीज खाना बनाती थी। आर्यमन आराम से खाना खा रहा था और पनाह ने लाकर उसके सामने कुछ दवाएं और पानी का ग्लास रखा दिया। आर्यमन ने सिर उठाकर उसे देखा तो वो बोली, दवाएं अभी टाइम पर लेनी पड़ेगी, अगर ऐसा खाना खाना है तो। आर्यमन ने बस उसे घूरा पर कुछ बोल नहीं, और पनाह उसके पास ही दूसरे सोफे पर वो फाइल लेकर बैठ गई और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। आर्यमन ने जब उसके हाथ में वो फाइल देखी तो पूछ ही लिया, ये फाइल तुम्हें किसने दी? पनाह ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर फाइल को देखा और वापस उसे देखते हुए बोली, अर्नब भाई ने दी है, कल मीटिंग है तो प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। उसकी बात सुन आर्यमन कुछ सोचने लगा और उसे ऐसे देख पनाह ने पूछा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? आर्यमन ने ना में सिर हिलाया और वापस अपना खाना खाते हुए ही बोला, प्रेजेंटेशन बनानी आती भी है। कैसे बनाओगी? पनाह ने एकदम से सिर उठाकर उसे देखा और बोली, एक मिनट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैं बनाऊंगी कैसे? पहले तो दी के लैपटॉप में बना लेती थी, पर अब, उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसे परेशान होते देख आर्यमन बिना किसी भाव के पनाह को देखते हुए बुदबुदाया, और इस लापरवाह लड़की को इतने बड़े प्रोजेक्ट की फाइल सौंप दी उस गधे ने। आर्यमन ने अपना लैपटॉप उठाया और उसे पनाह को देते हुए बोला, लो इसमें कर लेना। आर्यमन ने जैसे ही ये कहा पनाह ने एकदम से सिर उठाकर उसे देखा और फिर उसके हाथ में उस लैपटॉप को देखने लगी। उसे ऐस देख आर्यमन ने स्मर्क करते हुए कहा, मेरी दुश्मनी तुमसे है, काम तो ये मेरा ही है और अपने काम का नुकसान मैं सिर्फ इसलिए नहीं होने दे सकता कि उसे तुम कर रही हो। सो इसे लो और प्रेजेंटेशन अच्छे से रेडी करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझी? उद्धरण चिन्ह। पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और उसके हाथ से लैपटॉप ले लिया। आर्यमन वापस आराम से खाना खाने लगा और पनाह फाइल पढ़ने लगी। उसने एक चोर नजर से आर्यमन को देखा और फिर धीरे से बोली, एक बात पूछूं? पर जैसा कि उसने सोचा था, आर्यमन ने बिना बात सुने ही कह दिया, नहीं, सवाल मेरे होंगे और जवाब देने वाला काम तुम्हारा है, बेचारी पनाह। उसने आर्यमन को घूरा और अनायास ही बोल गई, मैं दुश्मन नहीं हूं आपकी। इफेक्ट आपके साथ मैंने शादी की है तो मैं आपकी दुश्मन हो भी नहीं सकती, तो आपको मैं दुश्मन क्यों लगती हूँ? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया आपके साथ। जो किया वो अपने ही किया है। उसकी बातें सुन आर्यमन खड़ा हो गया। पनाह डर ही गई। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी लार ली। पर आर्यमन ने बिना उसकी तरफ बढ़े अपनी प्लेट उठाए और रसोई की तरफ जाते हुए बोला, दुश्मन तुम मेरी नहीं खुद की हो, जो मुझसे शादी की है। पनाह उसे देखती रह गई। वो भी जल्दी से खड़ी हो गई और कॉफी टेबल से दवाएं और पानी का ग्लास उठाकर आर्यमन के पीछे जाते हुए बोली, पर किसने कहा कि आपसे शादी करना अपने आप से दुश्मनी करना है? मुझे तो मैं अपनी दुश्मन नहीं लगती, फिर आपको क्यों लगती हूँ? उद्धरण चिन्ह। वो आर्यमन के पीछे पीछे चलते हुए बोल रही थी और आर्यमन एकदम से पलटा। पनाह ने 2 कदम पीछे लिए और डरकर उसे देखा तो वो बोला, अच्छा, तो बताओ, इस चेहरे को एक्सेप्ट कर सकती हो? कभी अपने दिल को बता सकती हो कि इस चेहरे से प्यार हो सकता है तुम्हें? इसे वैसे ही प्यार से निहार सकती है जैसे हर कोई अपने प्यार करने वाले को निहारता है? या मेरे साथ उम्र बिताने के सपने देख सकती हो? उद्धरण चिन्ह। पनाह उसकी बात सुन चुप ही हो गई और उसे खामोश देखकर आर्यमन फिर से बोला, बड़ी बड़ी बातें करना ना आसान होता है पनाह खुराना, पर बात जब अपने आप पर आती है तो कोई भी अपना बुरा नहीं सोच सकता। भले ही तुम मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ रह लो, पर इस चेहरे से तुम्हें कभी प्यार नहीं हो उसका, इनफैक्ट किसी को भी नहीं हो सकता। मेरे साथ उम्र बिताने के सपने तो दूर की बात है, बस इस फिक्र में ही मर जाएगा मुझसे प्यार करने वाला कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। ये शादी करके तो तुमने अपने आप एक दुश्मनी ही की है। So accept this situation that after my death you will get freedom and perhaps you also think the same. Right? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन को बात करते करते गुस्सा आ गया था शायद, क्योंकि पनाह खामोश थी उसकी बातें सुनकर, और आर्यमन को उसकी खामोशी पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहां से जाने के लिए पलटा और 2 कदम ही लिए होंगे कि कानों में पनाह की आवाज पड़ी, हर ख्वाब में तुम्हें ढूंढते, एक दुनिया हम अपनी भी बनाते, तुम्हें देखने से पहले एक बार, फिर तुम पर मर मिटते। आर्यमन ने पलट कर उसे देखा तो वो भी उसे ही देख रही थी और वैसे ही बोली, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते? वो आर्यमन से सवाल कर रही थी। आर्यमन 2 पलों तक उसे देखता रहा। पनाह से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। वो अपने चेहरे को सख्त रखे हुए ही बोला, ये सब बस बनावटी बातें हैं। मेरा चेहरा देखोगी तो सारी शायरी हवा हो जाएगी। वो ये बोल किचन में चला गया। प्लेट रखी और वापस आकर पनाह के हाथों से दवाएं ली, पानी पिया और चुपचाप वहां से चला गया। पनाह बस उसे देखती रह गई। वो खुद में ही बुदबुदाई, पर मोहब्बत बस चेहरे से ही तो नहीं होती।
और होती भी है तो अच्छा बुरा देखकर नहीं होती, तो इस चेहरे में क्या बुराई है। उद्धरण चिन्ह। उसने किचन को साफ किया और वापस हॉल में आई तो देखा आर्यमन का लैपटॉप वहीं पर था। उसने वो लैपटॉप उठाया और वहीं पर बैठकर अपना काम करने लगी। जानती थी अभी आर्यमन को अकेले छोड़ना ही सही होगा, वरना गुस्से में पता नहीं वो पनाह के साथ क्या कर दे। वैसे भी पनाह ने उसे दवाइयां दे ही दी थी तो उसे इतनी फिक्र भी थी। और यहाँ आर्यमन ने कमरे में आते ही सीधा अर्नव को फोन लगाया। यहाँ आज एम्पायर में बेचारा अर्नव, वो पहले से सिद्धि से परेशान था। सिद्धि को बेहद मुश्किल से मना कर आया था वो कि पनाह सब संभाल लेगी और नहीं संभाल पाती है तो आर्यमन खुद ही उसे जॉब नहीं करने देगा, उन्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर सिद्धि शांत हुई थी और अब अर्नव आकर कैबिन में बस बैठा ही था। जैसे ही उसका फोन बजा उसे समझ आ गया ये जरूर आर्यमन है। उसने दोनों हाथों से अपने कान दबाए और बोला, नहीं 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 अर्नव, तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मत सुन मत सुन। वो इसे ही बैठा रहा। आर्यमन ने कई बार उसे कॉल किया पर वो बस अपने कानों को दबाए बैठा रहा, फोन नहीं उठाया तो नहीं ही उठाया। दूसरी तरफ जिंदल विला में आर्यमन ने अपने फोन को घूरा और अपने दांत पीसते हुए बोला, मत उठा फोन, आना तो तुझे घर पर ही है, फिर देखता हूँ कहाँ छुपता है। बेवकूफ, एक तो गड़बड़ की है, ऊपर से पता भी है कि हाँ मैंने गड़बड़ की है। फोन नहीं उठा रहा। आर्यमन ने अपना फोन सीधा बेड पर बेका और अपनी कमर पर हाथ रखे यहाँ वहां चक्कर काटने लगा। और यहाँ बाहर पनाह अपना काम कर रही थी, प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी, फाइल बार बार पढ़ रही थी। और अचानक आर्यमन की बात याद आई, मेरी दुश्मनी तुमसे है, काम तो ये मेरा ही है, और अपने काम का नुकसान मैं सिर्फ इसलिए नहीं होने दे सकता कि उसे तुम कर रही हो। सो इसे लो और प्रेजेंटेशन अच्छे से रेडी करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझी। उद्धरण। पनाह 2 पल को सांस लेने को रुकी और बुदबुदाई, काम बेहद प्यारा है तो सबके बीच जाकर अपनी काबिलियत दिखाते क्यों नहीं। टैलेंट को तो किसी चेहरे की जरूरत नहीं होती। वो यही सब सोच रही थी और अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई और वो खुद से ही बोली, चलिए फिर कल आपको भी ऑफिस ले चलते हैं। यहाँ आज एम्पायर में सिद्धि अपने कैबिन में थी। अर्नव उसे काफी देर तक समझा कर गया था। आज उसके काम की भी छुट्टी कर दी थी। और यही सब सोचते हुए सिद्धि के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो खुद में ही बुदबुदाए, इतने पापड़ बेले हैं तुम्हारे लिए अर्नव, इतनी आसानी से तुम्हें कैसे खो दूं। कुछ बातें तो तुम्हारी भी माननी ही पड़ेगी ना। और सिद्धि को कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक 5 साल पहले। उस शर्त के बाद से ही सिद्धि अर्नव से नहीं मिली थी। दोनों आमने सामने आते तो सिद्धि नजरें फेर लेती और ये चीज अर्नव को अजीब लग रही थी। वो खुद में ही बोला, अजीब लड़की है, इग्नोरेंस वाला गेम चल रहा है, मैं क्या बॉयफ्रेंड हूँ इसका। और वो अपने कैबिन में चल दिया। आज एक मैगजीन की लॉन्च पार्टी थी, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर अर्नव को यहाँ बेहद अजीब लग रहा था। उसने बस एक ड्रिंक ली थी और फिर वो वहां से चला गया। उसे कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो सिद्धि के साथ एक कमरे में था। सिद्धि एक कोने में बैठी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। अर्नव एकदम से डर कर उठते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये जगह। अर्नव ने उधर उधर देखा और देखते ही समझ गया ये आज एम्पायर का ही एक रूम था। और सिद्धि उसे ऐसे देख रोते हुए बोली, कल रात जब खुद खींचकर कमरे में लेकर आए तब तो सवाल नहीं किए। उद्धरण चिन्ह। अर्नव एकदम से उठकर बैठते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। क्या करने वाली है पनाह। और क्या करेगा अर्नव, कैसे बचेगा अपने भाई से। किसी को पता चल जाता तो। प्रीकैप साले, मजाक लग रहा है तुझे। अगर वो फाइल किसी और के हाथ लग जाती, उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी और को पता चल जाता तो तू भरपाई करता। ऊपर से एक फोन का जवाब नहीं दिया है तूने, बोल क्या कर रहा था तू। उद्धरण चिन्ह डॉट। फ्लैशबैक कंटिन्यू। सिद्धि ने रोते हुए कहा, कल रात जबरदस्ती खींचकर अपने साथ यहाँ ले गए, बार बार बोल रहे थे, मुझे इग्नोर क्यों किया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और फिर यहाँ लाकर जबरदस्ती मेरे साथ। वो बोलते बोलते एकदम से रोने लगी तो अर्नव एकदम से उठते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है और तुम। उद्धरण चिन्ह। वो अभी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सिद्धि बोली, तुम्हें याद होगा भी कैसे, शराब जो पी रखी थी। और तुम जैसे लोग ऐसी चीजें याद रखोगे भी क्यों, वो तो हम जैसे को लिए मौत है ना। छोड़ो, बदनामी होगी तो मेरी, इज्जत पर बात आएगी तो मेरी, तुम्हें उससे क्या। तुम दरवाजा खोलो, मुझे जाना है, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। उसकी बात सुन अर्नव ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे बस इतना याद था कि कल उसने खुद दरवाजा बंद किया था, पर ये सब। उसने सिद्धि की तरफ देखा जो अब भी रो रही थी और आखिरकार अर्नव ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और सिद्धि के पास आते हुए बोला, आई म सॉरी,
पर अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग ना लगे, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम बदनाम नहीं होगी। उसने सिद्धि को गले लगा लिया और सिद्धि के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। प्रेजेंट टाइम, दिल्ली, जिंदल विला, शाम का वक्त। शाम हो चुकी थी और पनाह अब भी बैठी काम कर रही थी। और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उसने एकदम से लैपटॉप बंद किया और एक गहरी सांस ली। पनाह की गर्दन में अब तो दर्द होने लगा था, इतनी देर बैठे बैठे। उसने सोफा से अपना सिर टिका लिया और बैठे बैठे वहीं सो गई। यहाँ कमरे के अंदर आर्यमन भी काफी देर से सो ही रहा था। जब वो उठा और टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। वो बाथरूम में चला गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर चला आया। जैसे ही हॉल में आया, नजर सोफा पर बैठे बैठे ही सो रही पनाह पर चली गई। आर्यमन उसी की तरफ चला आया। पनाह इस वक्त सोते हुए काफी प्यारी लग रही थी। आर्यमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, काम करते करते सो गई। पता नहीं ठीक से किया भी है या नहीं। आर्यमन ने कॉफी टेबल से लैपटॉप उठाया और दूसरे सोफा पर जाकर बैठ गया और जो काम पनाह ने किया था उसे अच्छे से चेक करने लगा। वो ध्यान से उस प्रेजेंटेशन को देख रहा और फिर एकदम पनाह की तरफ देखा। वो अब भी सो रही थी और आर्यमन बुदबुदाया, अगर से काम करेगी तो 2 मीटिंग में ही प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होगा। उसने फिर से लैपटॉप में नजरें गड़ा ली और बोला, तो अब समझ आ रहा है सिद्धि का काम इतना परफेक्ट कैसे होता था। उसने एक बार फिर नजरें उठाकर पनाह को देखा और बोला, क्योंकि वो तुम करती थी। उसने लैपटॉप को बंद किया और पनाह के पास चला गया। शायद दिन भर की भागदौड़ और थकान की वजह से वो गहरी नींद में थी। न जाने आर्यमन को क्या सूझा और उसने पनाह को अपनी गोद में उठा लिया। पनाह जो अब भी नींद में थी, उसे जैसे ही कंफर्ट जोन मिला, उसने आर्यमन के सीने पर अच्छे से अपना सिर रख लिया और वापस सो गई। आर्यमन उसे कमरे में ले गया और बेड पर ठीक से लेटा कर ब्लैंकेट उड़ा दिया। आर्यमन खुद वापस बाहर आ गया और किसी से कॉल पर बात करने लगा। वो बोल रहा था किसी को, या हाँ, जैसे हर बार होती है वैसे ही। नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं बस कॉल पर रहूंगा। ओके, या ओके। उसने फोन रख दिया और एक बार फिर खुद से ही बोला, अब देखते हैं तुम्हारी ये इतनी मेहनत कल क्या रंग लाती है। आर्यमन वहीं बाहर सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। यहाँ आज एम्पायर में ऑफिस से छुट्टी हो चुकी थी। धीरे धीरे सब जा रहे थे। बस एक अर्नव ही था जो डरा हुआ अपने कैबिन में बैठा था। वो अपनी चेयर पर बैठा अपने नाखूनों को कुरेदते हुए डरकर बड़बड़ा रहा था, अगर घर गया और भाई के हाथ लग गया तो आज मड पक्का, पर अगर नहीं गया तो कल मड पक्का। क्या करूं, कहाँ जाऊं, 1 मिनट, गायब हो जाऊं। वो एकदम से बोला, पर फिर खुद को वापस ढीला छोड़कर बैठते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है अर्नव। मरना तो है ही, जाना तो पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि तूने इतने बड़े प्रोजेक्ट की फाइल भाभी को क्यों दी। पर क्या बोलूंगा मैं, उद्धरण चिन्ह। बेचारे ने अपना ही सिर पकड़ लिया और रोनी सी आवाज में बोला, अर्नव, लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तूने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है बेटा। बड़ा आया था भाभी की मदद करने, अब बस ये सोच अपनी मदद कैसे करेगा। वो डरते हुए भी हिम्मत करके उठा और घर के लिए निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ जिंदल विला में शाम के 7 बजे के करीब पनाह की नींद खुली। वो उठकर बेड पर बैठ गई और एक लंबी सांस ली। उसने धीरे से आंखें खोली तो नजर सीधी घड़ी के कांटों पर जाकर रुकी जो बता रहे थे कि 7 बजे गए हैं। पनाह की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बेड से उठकर बाथरूम में जाते हुए बोली, इतनी देर कैसे हो गई मुझे? अभी खाना बनाना है, सब घर आ जाएंगे थोड़ी ही देर में, पनाह तू भी ना। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर और फ्रेश होकर बाहर आई और सीधा किचन में चली गई। ध्यान ही नहीं दिया कि आर्यमन बाहर बैठा था। उसने किचन में आकर देखा तो मेघा सारी तैयारियां कर चुकी थी। पनाह उसे देख मुस्कुराए और जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर वैसे ही कंधे से लेकर कमर पर बांधते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेघा, पता नहीं आज नींद कैसे आ गई इतनी। उद्धरण चिन्ह। मेघा बस उसे देख मुस्कुरा दी और दोनों साथ में मिलकर खाना बनाने लगी। करीब 1 घंटे के अंदर अंदर सारा खाना बन चुका था और पनाह ने वापस अपना दुपट्टा खोलकर गले में डालते हुए कहा, सब हो चुका है, 8 बजने ही वाले हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं देखती हूँ अर्नव भाई और माँ पापा आए या नहीं। मेघा ने हाँ में सिर हिला दिया और बाहर आई तो देखा अर्नव छुपते हुए और इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसे ऐसे देख पनाह ने असमंजस में उसे पुकारा, अर्नव भाई, आप क्या कर रहे हैं? उसका ये बोलना हुआ था और अर्नव ने एकदम से डरकर उसकी तरफ देखा और नजर पनाह के बाद सीधा आर्यमन पर चली गई जो सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाए उसे ही देख रहा था। काफी आराम से, शायद पनाह से भी पहले उसने अर्नव को देख लिया था। अर्नव ने घूंट निगला और उनकी तरफ आते हुए जबरदस्ती का मुस्कुरा कर बोला, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस कमरे में जा रहा था।
फ्रेश होकर आत हूं ना। वो हंस दिया, शायद अपना डर छुपा रहा था। और पनाह को भी ये महसूस हुआ। उसने एक नज़र सोफे पर बैठे आर्यमन की तरफ देखा जो अब भी बिना किसी भाव के अर्नव को देख रहा था। पनाह समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से कहा, हाँ आप जाए और साथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना लगाना रही हूँ। आर्यमन ने एकदम से हाँ में सिर हिलाया और वहां से भाग गया। और पनाह ने तुरंत आर्यमन से पूछा, माँ पापा घर आ गए? उद्धरण चिन्ह। पर आर्यमन ने उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, अर्नव एक भी कदम बढ़ाया तो 2 घंटे ज्यादा मेरे सामने रुकना पड़ेगा। बेचारा अर्नव, वो सीढ़ियों तक पहुंचा ही था। पैर हवा में ही था और एक बार फिर अपना घूंट निगलते हुए पैर वापस पीछे खींच लिया। और इस बार आर्यमन अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और पनाह की तरफ पलटकर बोला, मैंने कितनी बार कहा है, सवाल पूछने का हक मेरा है। और अगर यही सवाल है तो खुद जवाब ढूंढो जाकर। जाओ देख कर आओ, माँ और पापा आए हैं या नहीं। उसने जैसे कहा, साफ मतलब था कि आर्यमन उसे वहां से भगाना चाहता था। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया, अर्नव की तरफ देखकर बेचारगी से ना में सिर हिलाया और वहां से चली गई। और उसके जाने के बाद आर्यमन ने अर्नव की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। अर्नव ने उसे डरी नजरों से देखा, पर फिर भी धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो आर्यमन के सामने आकर रुक गया, तो आर्यमन उसे देख मुस्कुराया और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। अर्नव 2 कदम पीछे लेने को हुआ पर आर्यमन ने एकदम से उसके गले में हाथ डाल लिया और उसके साथ चलते हुए बोला, अरे डर क्यों रहा है? कुछ किया है क्या तूने? अर्नव ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और आर्यमन आराम से बोला, अच्छा और आज पनाह को ऑफिस कैसा लगा? बताया उसने तुझे? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन लगातार मुस्कुरा रहा था जो अर्नव के लिए खतरे की घंटी थी। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ भाई, उन्हें ऑफिस बहुत पसंद आया। आर्यमन एक बार फिर वैसे ही बोला, अच्छा है, और काम? काम पसंद आया? दिया कोई काम? उद्धरण चिन्ह। अर्नव समझ गया उसका भाई क्या चाहता है। वो रुक गया और एक गहरी सांस लेकर डरते हुए बोला, भाई मैंने भाभी को ब्लैक बैग की फाइल दी है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। उसने ये बोला तो आर्यमन पहले मुस्कुराया, अर्नव भी उसके साथ मुस्कुराया, फिर आर्यमन हंस दिया, तो अरवन डरते हुए भी उसके साथ हंस दिया। और अब आर्यमन ने उसके गले में डाले हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा और एकदम से उसकी गर्दन को अपने बगल में दबाते हुए बोला, नालायक, तूने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की मेन फाइल एक बिगिनर को सौंप दी। जानता है क्या हो सकता था? उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने एकदम से आर्यमन का हाथ अपनी गर्दन से हटाने के लिए छटपटाते हुए कहा, भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा आप संभाल ही लोगे, इसलिए मैंने भाभी को वो फाइल दी थी। कसम से मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसकी बात सुन आर्यमन ने उसकी गर्दन को और ज्यादा दबाते हुए कहा, साले, मजाक लग रहा है तुझे? अगर वो फाइल किसी और के हाथ लग जाती, उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी और को पता चल जाता तो तू भरपाई करता। ऊपर से एक फोन का जवाब नहीं दिया है तूने। बोल, क्या कर रहा था तू? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने अर्नव की गर्दन अब भी कसके दबा रखी थी और वो बेचारा छूटने की कोशिश कर रहा था। आर्यमन ने थोड़ा और जोर लगाते हुए कहा, ऐसे ही किसी पर भी भरोसा करेगा? एमडी है तू बेवकूफ, गधे, नालायक। वो ये कह ही रहे थे कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे आदित्य जी हैरानी से बोले, आर्यमन, अर्नव, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आर्यमन ने एकदम से अरवन को छोड़ा तो वो खांसने लगा। और आर्यमन एकदम से अरवन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं डैड, आज बहुत अच्छा काम किया है इसने, तो बस शाबाशी दे रहा था। उसने अर्नव को घूरा और बेचारा अर्नव, उसने लंबी सांसें लेते हुए कहा, हाँ डैड, आप तो जानते हो ना, भाई का प्यार झेला नहीं जाता मुझसे। आर्यमन ने उसकी बात सुन पीछे से एक जोर का पंच अर्नव की पीठ पर दे मारा तो वो एकदम से अपनी कमर सीधी करते हुए कराहा। इतने में रीमा और पनाह भी आ गई। अर्नव को देख रीमा ने अजीब नजरों से उसे देखा और बोली, अर्नव, ये क्या कर रहे हो? अरवन ने अपने होठों को दांतों तले दबाकर दर्द को रोक लिया और बोला, कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। वो जल्दी से वहां से भाग गया। और अब रीमा ने आर्यमन की तरफ देखकर कहा, पागल है ये पूरा, चलो तुम खाना खाने बैठो, वो आ जाएगा फ्रेश होकर। रीमा सबको लेकर चली गई। पर पनाह जानती थी, आर्यमन ने अर्नव के साथ जरूर कुछ किया है। बस कुछ बोली नहीं। सब आकर खाने बैठे। धीरे धीरे ही सही पर सबको पनाह के खाने की आदत हो रही थी। वो बेहद अच्छा खाना बनाती थी। सबने खाना शुरू किया और अरवन भी कपड़े चेंज करके आ गया। वो आकर आर्यमन से 2 चेयर छोड़कर बैठा, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर आर्यमन की तीखी नजरें अब भी उसे घूर रही थी। कोई कुछ बोला नहीं।
बस दिन में क्या क्या हुआ यही बातें हुई। आदित्य जी ने पनाह से भी पूछा कि आज उसका पहला दिन कैसा गया, पर क्या बोलती, इसलिए चुपचाप अच्छा गया बोल दिया बस। सब लोगों ने खुशी खुशी बातें करते हुए खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद मेघा ने पनाह को भी भेज दिया, ये बोलकर कि सारे सर्वेंट्स मिलकर काम कर लेंगे, उसे इतना काम करने की जरूरत नहीं है। पनाह ने उसे थैंक यू बोला और अपने कमरे में आ गई। आज तो सब जैसे तैसे हो गया था, पर पनाह दुआ कर रही थी कि कल सब ठीक ठाक हो जाए। उसने पहला काम लिया है अर्नव से, और वो उसकी नजरों में खरी उतरना चाहती थी, इसलिए चाहती थी कि कल कोई भी गड़बड़ ना हो। ऊपर से उसने जो सोच कर रखा था, वो भी थोड़ा रिस्की था। वो कमरे में आई तो कदम दरवाजे पर ही रुक गए, और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पनाह को समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। वो बस सदमे से अंदर की तरफ देख रही थी। तो क्या देखा पनाह ने कमरे में? कल क्या करने वाली है पनाह? कहीं एक बार फिर मुश्किल में तो नहीं फंस जाएगी वो? गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।